महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उस घड़ी को कोस रही है जब उसने उद्धव ठाकरे को नेस्तनाबूद करने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा था। शिंदे गुट को ताकत दी थी। गुवाहाटी मॉडल हमने देखा था। हवाई जहाज को बिल्कुल टेम्पो और ऑटो की तरह इस्तेमाल किया गया था। भर भर के विधायक गुवाहाटी पहुंचे थे। कई दिन ड्रामा चला था। गवर्नर की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भयंकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पता था कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राष्ट्र महाराष्ट्र, जिसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और लक्ष्मी जी की कृपा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आती है। तो माना यह था कि अब शिंदे आ गए हैं तो पूरी शिवसेना खत्म हो जाएगी, उद्धव ठाकरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और एक छत्र राज होगा भाजपा और शिंदे की पार्टी का। मगर हुआ उल्टा और लगातार देखने को आया कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति बढ़ती चली गई। दो विधानसभा के उपचुनाव हुए, एक में तो भाजपा प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और लगातार ये मैसेज जाता रहा कि शिंदे गुट कमजोर हो रहा है, उनमें आपस में फूट पड़ रही है, चीजें ठीक नहीं है। और एक विज्ञापन आया। इस विज्ञापन के बाद फडणवीस, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच तनाव बढ़ गया। बढ़ना भी चाहिए। मैं अपने संस्थान में संपादक हूं। अगर कुछ दिन बाद अचानक मेरा अखबार रीलॉन्च हो और मेरे को इस संपादक की जगह डिप्टी एडिटर बना दिया जाए, एडिटर की जगह डिप्टी एडिटर बना दिया जाए और एक कर्मचारी को, डिप्टी एडिटर को मेरे सिर पर बैठा दिया जाए, तो मुझे बुरा लगेगा। फडणवीस को भी लगा कि सीएम से वो डिप्टी सीएम हो गए और ज्यादा उनकी चल नहीं रही है। विज्ञापन आया जिसमें मोदी और शिंदे थे, फडणवीस का जिक्र नहीं था, तो वो नाराज हुए। इसके बाद मुंबई से सटे उल्सा नगर में शिवसेना और बीजेपी के बीच पोस्टर वार शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने सीएम शिंदे पर बड़ा हमला करते हुए कहा, मेडक में कितनी भी हवा भरो वो हाथी नहीं हो सकता। मैं फिर दोहरा रहा हूं लाइन, मेडक में कितनी भी हवा भरो वो हाथी नहीं हो सकता। इसके बाद पलटवार करते हुए शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि शिवसेना और शिंदे शेर हैं। इन्हीं 50 शेरों के बलबूते पर आज भाजपा के मंत्री सत्ता में हैं। भाजपा ने बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़कर आगे बढ़ा, नहीं तो उसकी हैसियत ही क्या थी। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि देश में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे, ये विज्ञापन देने वाला शुभचिंतक आखिर है तो कौन है, क्योंकि इस विज्ञापन से शिंदे गुट ने पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया है। दूसरा विज्ञापन देखकर शिवसेना ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी, शिंदे गुट ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फडणवीस की चुप्पी शिवसेना की परेशानी को नजर आ रही थी। लेकिन आखिर में दोनों में कंप्रोमाइज होने की बातें तो आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये बात साफ हो गई थी, कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश चला गया था कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शरद पवार और महाअघाड़ी गठबंधन जितना मजबूत हुआ, अजीत पवार को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। उससे साफ है कि अभी महाराष्ट्र में कुछ पिक्चर और बाकी है। दिनेश वोरा जी, आप बहुत ज्यादा निगाह रखे हुए थे, आपने कई शो भी किए अपने चैनल पर महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे पर और फडणवीस पर, गडकरी जी की भूमिका पर भी। महाराष्ट्र की राजनीति जो हो रही है, महाराष्ट्र के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उठा के गुजरात में चली जा रही है, वहाँ के रोजगार पे, वहाँ के डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र में ये सब चल क्या रहा है वोरा जी, और ये जो खींचतान चल रही है, इसका असर 2024 में कितना देखते हैं आप? महाराष्ट्र की एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है वोरा जी, और है। ये महाराष्ट्र की जो राजनीति है ना, इस समय एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है और ये समय समय पर होता है। आप बहुत दशक पहले देखिए, वसंतदादा पाटिल से लेके शरद पवार, तुले तुले अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले, विलासराव देशमुख, या बीच में अशोक चव्हाण और एसबी चौहान, आप देखेंगे कि बीच बीच में ऐसा रस्सा कशी का समय आता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर प्रदेश के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट राजनीति मानी जाती है और कई मायनों में भारत की नंबर 1 राजनीति है। सारा चक्कर है पैसे का। अब एक फिगर देता हूं, जैसे कि अभी एक
विलफुल डिफॉल्टर्स की बात आई थी, मेरे ख्याल से शायद अभिषेक ने भी एक शो किया उसके ऊपर शायद। अब वो पूरे इंडिया में जितने विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उसमें 50% जो है वो सिर्फ बंबई और दिल्ली से हैं सर। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दौलत है यहाँ पर जो हड़प कर गए अल्टीमेटली। तो सबसे ज्यादा फंडिंग भी यहीं से होती है। अब शिंदे को क्यों ढो रहे हैं? अब शिंदे के पीछे कौन है? प्रश्न अब ये आज की डेट में पूछा जा रहा है कि शिंदे के पीछे कौन, उसकी बैकिंग कौन है? दरअसल लोकसभा के चुनाव तक ये बोझ ढहना पड़ेगा, क्योंकि पैसा चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा? महाराष्ट्र से आएगा। इंडिया में 3 फंडिंग स्टेट हैं साहब, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र को जीवित रखना है यहां पर कैसे भी करके। अभी बीएमसी से बड़े बड़े ठेके जा रहे हैं, तो वहां से भी एक अच्छा कट आएगा। और लोकसभा के चुनाव के लिए बड़ा पैसा चाहिए, और अंदाजा ये भी है कि लोकसभा के चुनाव शायद जल्दी भी हो जाए। अब खुदा जाने ये तो साहब के मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये जितनी प्लानिंग है शिंदे साहब की ऐड देने की और सब करने की, बीजेपी की केंद्रीय जो सारी की सारी जो नेतागण हैं उनको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है। आपने खुद ही कहा था कि पर काटे गए कुछ लोगों के, उसमें एक फडणवीस है। तो फडणवीस के पर काटने का ये फेज 2 चल रहा है इस टाइम। फेज 1 में जब पहले उनको मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बनवाया गया था, जब उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, तब प्रेशराइज किया गया था, उनको पर काट कर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनके पर काटने का फेज नंबर 2 है सर यहाँ पर, जहां पर बीजेपी की जो केंद्रीय नीतियां हैं सारी, उनको सबको पता है कि यहाँ पर कौन से ऐड निकल रहे हैं। शिंदे आज एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, वो वहां पर बिठाया गया है और वो हर वही चीज करेगा जिसे केंद्र चाहेगा, अमित शाह जी चाहेंगे या नरेंद्र मोदी चाहेंगे। यानी कि वो दया पर निर्भर है, उनकी दया पर सीएम है। क्योंकि जिस दिन सो कॉल्ड एकनाथ शिंदे जी निकल जाएंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में उनके हालात वही होंगे जिनके आज महाराष्ट्र में बहुत पोस्टर लगे हुए हैं, मुंबई से लेके पूना और मुंबई से लेके नासिक और आगे तक। और वहां पर एक चेहरा है भगवा वस्त्र पहन के, और एक ही वर्ड लिखा हुआ पूरे पोस्टर के ऊपर सर, साहेब, बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में साहेब। वो है राज ठाकरे। एकनाथ शिंदे जी उसी श्रेणी में आ रहे हैं सर इस टाइम, वोटों की दृष्टि से भी और वैसे भी। उन्हें मालूम है कि उनकी राजनीति के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं। कोई खुदा न खास्ता चमत्कार हो जाए, उनको कोई दूसरा दल अपने में समेट ले तो और बात है, अदरवाइज उनकी स्थिति वही साहब जैसी होने जा रही है। पोस्टर लगाने से किसी का कद बढ़ नहीं जाता है। ये जो संक्रमण काल है, यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो अपेक्षित है। बीजेपी के गले की फांस तो एकनाथ शिंदे अब बन गए हैं, ढोना तो पड़ेगा थोड़ा समय और। श्रीकांत शिंदे भी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैतरे बिल्कुल हर जगह बिछा दिए हैं और कह दिया कि चुनाव हम लड़ेंगे और जितनी सीटों पे हम चाहेंगे उतनी सीटों पे लड़ेंगे, भले ही वो 22 सीटें मांग ले या लोकसभा की विधानसभा की बहुत सारी सीटें मांग ले, कुछ मिलने वाला नहीं है इनको। बल्कि ये कह के कि फ्रेंडली फाइट है, शायद उनको एक भी सीट ना दी जाए। और इस किस्म की बातें तो बीएमसी के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जब होंगे तो होंगे कि वहां भी कि हम लड़ेंगे लेकिन फ्रेंडली फाइट करेंगे। इसका मतलब वहां भी इरादे स्पष्ट है कि हमने आपको कोई भी लीवे नहीं देना है। मैं ये समझ के चलता हूं कि एक सिरा ये है महाराष्ट्र की राजनीति का, और दूसरा सिरा जो है वो शरद पवार का है। वो भी अपनी जो क्या कहते हैं कि जो राजनीति है बड़े सदैव ढंग से लेकर जा रहे हैं और सबको अपना अपना स्थान दिखा दिया, अजीत पवार को भी दिखाया है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे इंटरेस्टिंग दौर है। यहाँ पे ना जाने कितनी जो सो कॉल्ड पर्सनैलिटीज ध्वस्त हो जाएंगी थोड़े दिनों के बाद, जो आपको बाद में कभी देखने को नहीं मिलेंगी। और कुछ ऐसे धूमकेतु की तरह निकलकर व्यक्ति आएंगे जो शायद नए भी हो सकते हैं, लेकिन वो राजनीति पर लंबे समय तक रहेंगे। एकनाथ वो एक धूमकेतु है जो कुछ समय के लिए आया है, बाद में शायद आपको भारत की राजनीति में ये व्यक्ति या महाराष्ट्र की राजनीति में नजर ना आए। अजीत पवार अभी रहेंगे, उनका समय है, इसलिए कोई उनको राइट ऑफ ना करे, ना ही सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल को राइट ऑफ करे, ना ही शरद पवार जी को कोई राइट ऑफ करे। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। महाराष्ट्र से जो संकेत निकलेंगे वो भारत की राजनीति को 2024 को प्रभावित करेंगे, क्योंकि यही वो जगह है। लोग कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, मैं शर्ती आपसे कह सकता हूं दिल्ली का रास्ता इस पर यूपी से नहीं
महाराष्ट्र से होकर जा रहा है। महाराष्ट्र जिसको राजा बनाएगा वही राजा बनेगा, और इस बार शायद महाराष्ट्र हमारे असली राजा साहब के फेवर में नहीं है। संजय शर्मा जी।